नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ परीक्षा यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं। कंटिन्यू कर लेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले जितने भी वीडियोस इस सीरीज में आ चुके हैं नीचे प्लेलिस्ट में होंगे, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। और यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम बिना किसी देरी के। तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाइना मंदिर स्थित है। ठीक है, स्थिति लिखा है तो ये थोड़ा स्थित होता है ये। ठीक, तो लोकेशन जो एक मंदिर है जिसका नाम है चाइना टेम्पल, तो जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उसमें से एक ये है और जिले का नाम है हमारा श्रावस्ती, है ना, यहाँ स्थित है। फिर से प्रमुख स्थल और संबंधित जनपद के संदर्भ में गलत युग्म को चुनना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास है, देख लीजिए। अब गलत वाला चुनना है तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी हमारा है लिखा है महर्षि दुर्वासा और भारद्वाज आश्रम जो है ये कहाँ, प्रतापगढ़ लिखा है, प्रयागराज में है ये। ठीक है, यानी कि जो इलाहाबाद है वहां पे स्थित है। अब बाकी के 3 हमारे पेयर ठीक हैं, तो इसमें से सी ऑप्शन को चूज करेंगे। महात्मा बुद्ध से संबंधित उनकी एक प्रतिमा जिसका नाम है माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका कुशीनगर में। ठीक है, बुद्धिस्ट स्तूप जो वगैरह ये सब हम यहाँ पे पाते हैं, तो उसी के क्रम में ये भी यहीं पे स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की बात हो रही है? तो सबसे ओल्डेस्ट देखेंगे तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में यहाँ पे 1887 के टाइम पीरियड में जो है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है ना, इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो दिस इज द ओल्डेस्ट वन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को उत्तर प्रदेश राज्य में कब से लागू किया गया है ये बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक अमेंडमेंट किया गया था, 86th अमेंडमेंट, जो वर्ष 2002 में जो है, जिसमें प्रावधान ये किया गया राइट टू एजुकेशन वाला कि जो संविधान का मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 21A को ऐड किया गया, जिसमें जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड करने के संबंध में प्रावधान दिए गए। ठीक, तो यहाँ पे उसी क्रम में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये वर्ष अगस्त 2009 से एनफोर्स्ड है और उत्तर प्रदेश में जो है इसकी जो लागू होने की हमारी समय अवधि है ये है जुलाई 2011। बुंदेलखंड के क्षेत्र में राई नृत्य जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो किस अवसर पे किया जाता है? ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये जन्माष्टमी के अवसर पे, ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किए जाते हैं? तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन इसी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित। देखिए यहाँ पे जो कानरा नृत्य है इसको जो है ये धोबी समाज के जो कलाकार होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी परफॉर्म किया था बुंदेलखंड में। दूसरा है मोनिया नृत्य जो लिखा हुआ है, इसको जो है पाई डंडा नृत्य भी कहते हैं, जो इसमें कृष्ण और गोपी बनकर के डांस किया जाता है। और तीसरा है घोड़ा नृत्य जो कि मांगलिक अवसरों पर घोड़ों के द्वारा जो है एक तरीके से परफॉर्म किया जाने वाला डांस है। ठीक है, तो तीनों ही परफॉर्म किए जाते हैं। 1, 2, 3 को चुनेंगे। कर्मा नृत्य एक प्रकार का जो नृत्य है, जनजातीय नृत्य, ये किस जनजाति के द्वारा मिर्जापुर सोनभद्र का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वहां पे किया जाता है? तो ये संबंधित जो जनजाति है ये है खरवार। उत्तर प्रदेश के राजपूतों के द्वारा किए जाने वाले छौलिया नृत्य में किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो छौलिया नृत्य जो है उसको जो है जब किया जाता है तो उसमें यहाँ पे ये तलवार और ढाल जो है इसका यूज करते हैं। कलाबाजी का जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में किस अवसर पर किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस नृत्य को करते हैं जो है ये रामनवमी के अवसर पर। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो उसी संदर्भ में हमको गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पे ये योजना 1998 में शुरू की गई थी, अगस्त महीने में। नाबार्ड के मार्गदर्शन में इसको बनाया गया था और इसे आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था। तीनों ही हमारे सही हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। नन ऑफ द एबव का ऑप्शन चुनेंगे। पूर्वोत्तर
राज्यों यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनके विकास के संबंध में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है? ठीक है, तो मिशन पूर्वोदय जो है इसकी शुरुआत की गई थी जनवरी 2020 में। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इसको जो है शुरू किया है। इनमें से कौन सी योजना सबसे पहले शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये देखिए 4 हमारे पास योजनाएं हैं। अब इनके लॉन्च का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हुई है जून 2011 में। ठीक, फिर है जननी सुरक्षा योजना, इसको शुरू किया गया था वर्ष 2005 में, अप्रैल के महीने में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसको शुरू किया गया है वर्ष 2016 में। और सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसको शुरू किया गया था 2015 में। ठीक, तो सबसे अर्लीस्ट कौन सा हो गया? जननी सुरक्षा योजना, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है। निर्विक योजना की घोषणा इनमें से किस फाइनेंशियल ईयर के केंद्रीय बजट में की गई थी? ठीक है, तो इसको शुरू किया गया था जो है इसमें आपका ये 2020-21 का जो यूनियन बजट है इसमें। ठीक, निर्विक का जो है फुल फॉर्म होता है ये आपका जो है निर्यात ऋण विकास योजना। ठीक है, और इसका जो मेजर एक तरीके से कहिए जो एम है ना, तो इसको इसलिए शुरू किया गया है कि जो स्मॉल स्केल के एक्सपोर्टर्स हैं, जो सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको एक इजी और है ना जो है उनको आसानी से मिल जाने वाली एक क्रेडिट फैसिलिटी जो है ना, उसको अवेलेबल कराया जा सके। ठीक, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए निम्न में से कौन सा लक्षित समूह है? ठीक है, तो यहाँ पे ये पीएम स्वनिधि स्कीम जो है इसको कोरोना के लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया था। और इसमें जो ये आपके जो गली मोहल्ले में ये फेरी लगाने वाले लोग होते हैं या ठेले वाले है ना, स्ट्रीट वेंडर, सड़क विक्रेता, इस तरह के लोग, इनके लिए जो है ऋण का एक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए है ना, उनको बिजनेस सेटअप करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक, और इसमें 10,000 रुपए तक का जो है एक वो मतलब कोलेट्रल फ्री लोन जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें से कौन सी योजना सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा है ना, इस 3 प्रकार की योजनाओं को समाहित करती है? ठीक है, तो जैसे अब ये तीनों स्कीम्स जो हैं अलग अलग समय पर शुरू की गई। जैसे सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसको 2009 में शुरू किया गया था। तो इन सब को जो है एकीकृत करके एक नई स्कीम बनाई गई, समग्र शिक्षा अभियान है ना, 2018-19 के दौरान शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो सी ऑप्शन को चुन लेंगे। नई रोशनी योजना के बारे में सही कथन को चुनना है हमको। तो देखिए 2 स्टेटमेंट है। पहला है कि यह 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग की जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं उनके नेतृत्व विकास का कार्यक्रम है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी महिलाओं में जो इस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं 18 से 65 वर्ष की आयु में है ना, तो उनके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है। तो ये कथन तो बिल्कुल हमारा जो है ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट है लिखा है कि इट वॉज स्टार्टेड इन 2016-17 है ना, मतलब इसकी शुरुआत 16-17 हुई थी। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी शुरुआत 2012-13 के दौरान जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सिर्फ एक को चुनेंगे हम। मध्याह्न भोजन योजना यानी कि जो मिड डे मील स्कीम्स है, जो प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये एक सेंट्रल सेक्टर की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो जैसे कब शुरू किया गया था हमको ये बताना है। तो इसको शुरू किया गया था 1995 में। मनरेगा स्कीम जो कि फुल फॉर्म जिसका है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी होती है? ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए वर्ष में जो है मिनिमम जो ऑफ सीजन होता है तो इसको कंसीडर करते हुए मिनिमम 100 दिनों का रोजगार जो है देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया इस स्कीम को, जो ये कब शुरू हुई? फरवरी 2006 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक, तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अटल भूजल योजना का उद्देश्य है? ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है, भूजल प्रबंधन, इसके क्षेत्र में इस योजना को शुरू किया गया था जो है हमारा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2019 से। ठीक, और इसमें जो है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक ये जो कार्यान्वित की जा रही है स्कीम है ना, तो इसमें जो हमारा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है वो इसका जो है टारगेटेड एरिया है।
गलत कथन को चुनना है यहाँ पे। तो देखिए सेंसस के संबंध में 4 स्टेटमेंट हमारे पास हैं कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से जो है ऑर्गेनाइज नहीं थी। तो उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से जो है नियमित रूप से होने लगी। और जनगणना का कार्य जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है भारत सरकार के। बिल्कुल ठीक है ये सारे कथन। भारत में वर्ष 1950 में जनगणना का जो अधिनियम है यानी कि सेंसस एक्ट, तो ये बनाया गया था 1948 में, है ना, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें, ठीक है, तो देखिए अगर हम सबसे ईस्टर्न जिले की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला हमारा है बलिया, जो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेस्टर्न की बात करें अगर हम पश्चिमी की, तो ये शामली जिला है जो कि हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्दर्न की अगर हम बात करें तो जो है ये सहारनपुर है, ठीक है। ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य से इसकी सीमा लगती है। और साउदर्न की भी अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला हमारा जो है वो सोनभद्र है, ठीक है, यहाँ नीचे में, ठीक। तो ये चारों दिशाओं के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ से हाँ वेस्टर्न पूछा गया था ना, माफ कीजिएगा, तो वेस्टर्न तो शामली है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस धर्म की है, ठीक है। तो सेंसस में हमारे यूपी की जो है टोटल पॉपुलेशन लगभग 19.98 करोड़ थी, ठीक, जिसमें से सबसे ज्यादा क्या था, हिंदू थे, ठीक। उसके बाद कौन, मुस्लिम्स, ठीक। उसके बाद कौन आ गए, सिख आ गए, ठीक। सिख के बाद आपके क्रिश्चियंस आ गए यानी कि ईसाई, ठीक। उसके बाद जैन, और फिर सबसे लास्ट में देखेंगे तो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो, जो हमारे इस टोटल जो है 19.98 का लगभग सिर्फ 0.10% है, ठीक। निम्नलिखित में से किन वर्षों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लाई गई है, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन यहाँ पे 1983 में भी हुआ है, 2002 में हुआ है, और जो लेटेस्ट वाला है 2017 में हुआ है, ठीक। तो 1, 2, 3 जो है ये सिर्फ सही है। भारत की अगली जनगणना जो है निम्न में से किस नंबर की होगी, ठीक है। तो देखिए अभी होना क्या है कि वर्ष 2021 में हमारे पास नया डेटा आ जाना चाहिए था, ठीक है, सेंसस होकर के, लेकिन कोरोना के कारण ये चीजें जो है पोस्टपोन हो गई हैं। अब जो संभावित है वो 2023 में हमारा सेंसस होगा, जो कि 16वां होगा, ठीक, 16th। गलत कथन चुनना है हमको यहाँ पे। तो देखिए वाकाटक वंश का उद्भव सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र में हुआ था, और दूसरा है कि प्रवर सेन एकमात्र वाकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, ठीक है। तो ये गुप्त काल के दौरान के जो है वाकाटक वंश थे। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका संस्थापक था विंध्य शक्ति प्रथम, ठीक। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उसका नाम था कंचनका, है ना। बाद में जो ये नागपुर वगैरह में भी शायद इन्होंने राजधानी बनाई थी। तो ये सब इसके संबंध में सारे फैक्ट जो यहाँ लिखे हैं और जो हमने बताए हैं अभी आपको, ये सब सही हैं। तो गलत इसमें से कुछ नहीं है, तो हम कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है इसको चूज कर लेते हैं। हर्षचरित पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हर्षचरित के लेखक हैं ये बाण भट्ट। देखिए हर्षवर्धन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही है, ठीक है। तो गुप्तोत्तर काल में आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन ये है कि वह पुष्य भूति वंश के थे, तो ये वाला तो ठीक है। चीनी यात्री जो तीर्थ यात्री था फाहियान, तो ये गलत है। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वो इनके जो है दरबार का दौरा किया था। और इनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी गलत है। इनके साम्राज्य की राजधानी जो है आपका ये थानेश्वर थी मूल रूप से, जो बाद में उसको कन्नौज स्थानांतरित किया गया था, ठीक। तो 2 तो इसमें गलत है, ऑप्शन सिर्फ 1 हमारा जो है केवल 1 ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से शासकों और उनकी उपाधियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए परम अद्वैत की जो उपाधि है वो बुद्धगुप्त से संबंधित है। परम भागवत कुमारगुप्त, परम महेश्वर प्रवर सेन द्वितीय, परम सौगता जो है ये हर्ष से संबंधित नहीं है, ये वाला हमारा इनकरेक्ट होगा। ये करेक्ट जो है कमेंट करके बताइए कि ये किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद, है ना, ये तीनों को ही लिखा था इन्होंने, ऑप्शन डी। ह्वेनसांग के बारे में सही कथन हमको चुनना है, ठीक। तो देखिए ह्वेनसांग जो है एक चीनी यात्री था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर उसने अध्ययन किया था, ये कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि वह लगभग 30 वर्षों तक भारत में रहा और अपने अनुभव को सीयूकी नामक पुस्तक में दर्ज किया। तो ये वाला पुस्तक का नाम ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसमें लिखा है कि वह लगभग 30 वर्षों तक भारत में रहा, तो ये गलत है, ये लगभग 15 वर्षों तक था। ठीक है, अराउंड जो है 629 से लेकर के 644 जो है एडी तक, और उसे यात्रियों के राजकुमार के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये कथन ठीक है। तो सिर्फ 1 और 3 जो है हमारे ये सही है, तो हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। सही कथन यहाँ पे चुनना है तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मैत्रक वंश का शासन था। ठीक है, तो मैत्रक वंश के जो शासक थे बेसिकली ये गुप्त शासकों के अधीनस्थ शासक थे। ठीक, और ये बेसिकली वही सौराष्ट्र के रीजन में रूल करते थे, तो वहां पर इन्होंने अपना ये स्वतंत्र एक राज्य जो है स्थापित कर लिया था। ठीक, और इससे संबंधित जो है एक जो फेमस शासक उनका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक, और दूसरा ये है कि इनकी राजधानी जो है वो वल्लभी थी, तो ये भी ठीक है, जो कि शिक्षा का एक बहुत उस टाइम पे महत्वपूर्ण केंद्र था, है ना। तो हमारे इसमें से दोनों कथन जो है वो सही हैं। अगला है कि मौखरी वंश के शासक निम्न में से किसके उपासक थे। ठीक है, तो मौखरी वंश के जो शासक थे ये भी गुप्तकालीन शासकों के अधीनस्थ जो रहे, और ये सामंत की पदवी का इस्तेमाल करते थे। एक फैक्ट ये ध्यान रखिएगा। और अभी देखेंगे तो वर्तमान में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कन्नौज का एरिया है ना, तो वहां पर ये जो है रूल करते थे। तो उनके संदर्भ में यहाँ पे ये जो पूछा जा रहा है कि ये किसके उपासक थे ना, तो ये जो है भगवान शिव के उपासक थे। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, सी वाला। गुप्त काल के सोने के सिक्के दीनार का नाम किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुप्त काल में सोने के सिक्के होते थे उनको दीनार नाम से जो है पुकारा जाता था, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वाधिक सीसे के सिक्के जारी किए। ठीक है, लेड से बने हुए कॉइन्स जो है सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो सातवाहन रूलर्स जो हैं इनके टाइम पीरियड पे जारी किए गए। ठीक है, तो बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। सातवाहन राज्य में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी। ठीक है, तो सातवाहन डायनेस्टी के बारे में आप जो पढ़ते हैं तो उसके संबंध में एक कथन ये है कि जो सामंत होते थे इस समय पे तो उनकी कितनी श्रेणियां थी। ठीक है, तो 3 प्रकार के सामंत होते थे। बी ऑप्शन को चुनेंगे। देखिए, तो पहला जो सामंत कैटेगरी थी सामंतों की जो है उनको राजा कहा जाता था। ठीक, जिनको कि ये सिक्के ढालने का अधिकार होता था। ठीक, दूसरे जो हमारे सामंत होते थे इसमें उनको महाभोज कहा जाता था। ठीक, और जो है तीसरे वाले जो होते थे वो उनको बोला जाता था ये श्रेणी का सेनापति। ठीक, तो कुछ इस तरीके से ये क्रम था, तो ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। और सातवाहनों की जो राज की भाषा थी प्राकृत, ये आपको पता ही होगा। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है मगध के टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे जो हर्यंक वंश का ये शासन रहा पूरा, तो इसमें जो शासक हुआ ये उदयभद्र, यानी कि जिसको उदायन कहा जाता था, है ना। इसने सबसे पहले जो पाटलिपुत्र है उसको मगध की राजधानी के रूप में जो है बनाया। ठीक, जो कि आधुनिक ये पटना शहर है ना, उसको आप जानते हैं, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। तो सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। 2 नए प्रकार के सैन्य हथियार जिनका नाम है महाशिला कांतक तथा रथ मूसल, इसका प्रयोग निम्न में से किसने किया। ठीक है, तो हर्यंक वंश में देखेंगे तो सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक जिसे माना गया वो है अजात शत्रु। ठीक है, तो इसने ही जो है युद्ध में 2 नए प्रकार के सैन्य हथियारों का प्रयोग किया, जो कि एक महाशिला कांतक था। ये बेसिकली एक प्रकार का कह लीजिए गुलेल की तरफ पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र होता था बड़ा सा, उसको बोलते थे। और रथ मूसल जो है तो इसमें बहुत सारे जो गधा लगे होते थे, है ना, युद्ध में जो है लोगों का वध करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार के इनके जो है कार्य होते थे। तो फिलहाल बी ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। इनमें से किसको पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, तो ये टाइटल है। ठीक है, पुराणों में काकवर्ण के नाम से जो है उल्लेख है काला शोक का। ठीक है, जो कि संबंधित है किससे, शिशुनाग वंश से। ठीक, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद के बारे में हमको गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पे मेजरली 2 लोगों के बारे में पढ़ते हैं, महापद्मनंद और घनानंद। ठीक, तो इसमें कहा जा रहा है कि महापद्मनंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज या जिन ड्रमीज कहा है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। ये अग्रमीज या जिन ड्रमीज जो है ये घनानंद को कहा था यूनानी लेखकों ने। ठीक है, अपने लेखों में। ठीक, और दूसरा है कि महापद्मनंद ने जो है नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई के जो कार्य हैं उसके लिए कई सारे कार्य किए। तो ये वाला कथन हमारा जो ठीक है। यहाँ पे पहला गलत था तो इसको चूज कर लेंगे हम। इनमें से किस प्रकार की कृषि से प्राप्त सारा उत्पादन
उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए भारत में अगर हम कृषि के प्रकारों के बारे में बात करें तो ये जहाँ पे जो 4 चीज़ें लिखी हैं, चारों ही ये अलग अलग कह लीजिए उद्देश्य से की जाने वाली कृषि के प्रकार हैं। तो जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी कि रोपड़ कृषि है ना, डी ऑप्शन में, इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा उद्योग और कृषि के बीच में एक इंटरफेस के रूप में ये प्रकार की जो हमारी एग्रीकल्चर है ये काम करती है। ठीक, जिसमें एक बड़े से जो है कह लीजिए लैंड में जो हमारी फसलें हैं, इसमें जो उदाहरण के तौर पे जो इसमें चाय यानी कि टी, कॉफ़ी है ना, रबर या फिर शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है, ये सब रोपड़ फसलों के रोपड़ कृषि के मतलब ये हैं एग्जाम्पल्स हैं जो फसलें इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो माल हैं हमारे इंडस्ट्रीज में कच्चे माल के रूप में यूज होता है, बाद में उसको प्रोसेस करके है ना एक जो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो है कंज्यूम करने के लिए मार्केट में लाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि जो हमारा ये है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इनके मानकों के अनुसार जो खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय कितने प्रतिशत तक सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि जैसे हम ये फूड प्रोडक्ट्स को स्टोरेज के लिए रखते हैं है ना, सेफ स्टोरेज में, तो जहाँ जिस एनवायरनमेंट में उसको स्टोर किया जा रहा है तो वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस प्रोडक्ट के रेफरेंस में वो जो है ये 14% के अराउंड होनी चाहिए। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये सारी की सारी जो है हमारी क्या है हरी खाद वाली फसलें हैं। ठीक, हालांकि इसको सब्जियों के रूप में भी इसमें कुछ कुछ को यूज किया जाता है, जैसे ये लोबिया की सब्जी होती है ना, ये आप बरसात के मौसम देखते हैं, ग्वार की फली होती है ना, ढांचा भी एक सब्जी होता है, ये शनई भी होता है एक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम मात्रा देखें नाइट्रोजन की तो वो लोबिया में होती है, ये जो है अराउंड 0.49% होती है। ठीक, तो इन सभी में रिलेटिवली जो है सबसे ज़्यादा है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। ठीक है, तो भारत में आपको पता है कि जो है कोई भी मौसम की फसल हो सिंचाई की आवश्यकता उसमें होती है। ठीक है, पूरे अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रीजन क्या क्या है, मानसून जो है वो अनिश्चित है यानी कि अनसर्टेन होता है। ठीक है, कभी बारिश अच्छी होती है कभी खराब होती है। फिर है दूसरा कि वर्षा की नियमितता लिखा है, ये वाला गलत है, वर्षा की अनियमितता यानी कि इरेगुलरिटी। ठीक है, फिर है कि जो मानसून इंटरवल हो जाता है, ठीक है, कभी एक फेज चला फिर बीच में गैप हो गया फिर दूसरा फेज आया। फिर है कि जो लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ हमारा जो रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु का जो समय अवधि है वो बहुत कम होता है। तो ये इसमें 1, 3 और 4 जो हैं ये हमारे करेक्ट हो जाएंगे। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से चुक्का बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सहयोगी देश है हमारा भूटान। इसका निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है ये बताइए जरा आप। कृषि अवसंरचना कोष की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से किस वर्ष तक निर्धारित की गई है। ठीक है, तो 2020 में एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है भारत में कृषि से संबंधित चीज़ों के लिए बनाया गया था। पहले भी हमने इसके बारे में शायद आपको बता रखा है। तो इसकी जो अवधि है ये वर्ष 2029 तक है। जल जीवन मिशन ग्रामीण ने वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी कि जो ये हमारा फंक्शनल ये हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना जो है वो की है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमें 2024 तक हर घर को ये टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ना है, तो उसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो पानी की उपलब्धता कराने का इसमें वादा है वो 55 लीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 में बना था, इसको हाल ही में किस वर्ष में संशोधित किया गया था। ठीक है, तो कुछ फसलों को जो है इसेंशियल कमोडिटी माना जाता है इसके अंतर्गत, है ना, उनके स्टोरेज और काला बाजारी इन सबको रोकने के लिए। तो रिसेंटली इसको जो है अभी जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाए गए थे, तो उसी के पहले इसमें भी अमेंडमेंट किया गया था वर्ष 2020 में। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसके बारे में सही कथन हमको चुनना है। तो लिखा है कि इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि जो हमारा
ये है ना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ना, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये कथन हमारा गलत है, चूंकि ये जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको रिलीज करते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, उनके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, बाकी जो एनएसओ के द्वारा वो जो हमारा ये होता है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, उसको रिलीज किया जाता है। ठीक, तो इसलिए पहला गलत है। दूसरा है कि यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेचे और व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में हो रहे बदलाव को मापता है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है, WPI में हम इसी चीज को मापते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन 2 हमारा जो है ये करेक्ट है। एजाइल अप्रोच निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय विषय है? ठीक है, तो अभी जो हमारा इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आया 2021-22 का, इसका थीम है एजाइल अप्रोच। ठीक, तो यहाँ तक हम इस वीडियो को कंप्लीट किया हमने आज। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस को प्लीज आप देख लें, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्लीज कोशिश किया करिए उसका आंसर देने की। इससे हमें भी एक इंटरेस्ट जगा रहता है आपके लिए और बेहतर करने का। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे समाप्त कर लिया जाए, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।